राजस्थान में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, बिगुल बज चुका है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी जैसलमेर आए हैं, कार्यकर्ताओं से बात की है, संबोधित किया है, उनकी हौसला अफजाई की है और चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। इनसे हम पूछेंगे जैसलमेर का किस मकसद से आए हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही है। सर स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। और मैं जैसलमेर पार्टी के संगठन के काम की समीक्षा के लिए आया हूं। कल बाड़मेर रहूंगा, परसों बालोतरा। पार्टी के जितने प्रमुख नेता हैं उन्होंने अपने अपने हिस्से में कुछ जिलों का संकलन किया है और उस पर उनका प्रवास रहेगा। पार्टी जो बूथ सशक्तिकरण अभियान है उसकी समीक्षा, पार्टी के मोर्चों के कामकाज की गति और आने वाले समय में एक बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान है हर घर तिरंगा, जिसमें देश में 20 करोड़ घरों पर 15 अगस्त तक तिरंगे फहराने। राजस्थान में भी लगभग 50 लाख घरों तक हमारा लक्ष्य है कि हम इस तरीके का अभियान होगा, शायद विश्व का अनूठा होगा। तो नई पीढ़ी को अपने ध्वज के प्रति गरिमा और सम्मान और उसके साथ उसकी तैयारी, इस लिहाज से मैंने आज जैसलमेर की टीम के साथ चर्चा की है। सुदूर सीमावर्ती इलाके में यहाँ के जनप्रतिनिधि और पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर धरातल पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों की राजनीतिक तौर पर मुखरता की आवश्यकता है, जो अब आने वाले समय में हम लोग करेंगे। पार्टी ने भी क्लियर कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा इस बार चुनाव लड़ा जाएगा और राजस्थान में भी यही बात संदेश जा रहा है। लेकिन फिर भी राजस्थान में कौन लीडर आएगा, आपके नेतृत्व में होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसके बारे में आप क्या? देखिए, किसी भी दल में यदि उसका सक्षम नेता होता है तो अभिमान होता है, उससे प्रेरणा मिलती है और उनके कामकाज के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता मिले हैं, जिन्होंने भारत की साख बढ़ाई है, बुनियादी विकास उन्होंने किया, देश में वैचारिक मुद्दों का समाधान किया। तो इसलिए चेहरे के तौर पर एक इतना सबल और सक्षम चेहरा है, जिसके कारण जनता में उनके प्रति एक आदर और भावना और एक भरोसा है। मोदी जी का नाम है तो एक भरोसा अपने आप है। मोदी जी आज पॉलिटिक्स का ऐसा ब्रांड हो गए कि जिन पर एक आम आदमी भरोसा कर सकता है। स्वाभाविक तौर पर कई बार इसकी कोई सेट फिनोमेना नहीं है। प्रदेशों में अलग-अलग रणनीति होती है कि नेता प्रोजेक्ट करें या नहीं करें। लेकिन इसको प्रदेश की इकाई तय नहीं करती है, पार्टी का संसदीय दल और पार्टी का आलाकमान तय करता है। लेकिन हमारी पहली कोशिश है, जिसमें हम कामयाब होंगे, कि 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ काबिज करें और जिसको पार्टी तय कर देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है, विचार की पार्टी है, संसदीय दल का सम्मान करने वाली पार्टी है। उनके फैसले से कोई भी नेता इतर नहीं जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। वसुंधरा के बारे में कई चर्चाएं होती है कि इनको टाइम दिया गया। हैदराबाद में भी अमित शाह, मोदी जी ने भी उनको अच्छा खासा समय दिया। तो कई कयास चल रहे हैं, कई प्रकार की गॉसिप चल रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, कोई अलग से गुट है या क्या है? नहीं, राजनीति में गॉसिप का अपना स्थान है ही। आप बाहर जाके क्या कहेंगे, इसकी आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं जैसे कह चुका हूँ कि पार्टी का नेतृत्व सक्षम है, सबल है और यहाँ हर नेता का सम्मान है। उसकी अपनी योग्यता, क्षमता है। पार्टी को कब किस व्यक्ति को कहाँ क्या भूमिका देनी है, पार्टी को तय करनी है और जो पार्टी जो भूमिका देगी वो सबको ही सम्मान करेगी। एक और चर्चाएं चल रही है, कयास चल रहा है कि जो है पार्टी इस बार 70 से ऊपर जो है वो उनको हो सकता है टिकट नहीं दे। ये क्या इस प्रकार का फॉर्मूला लाने की बात हो रही है क्या? यहाँ कोई 70 से ज्यादा उम्र के होंगे मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स अब ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है और पीढ़ी जब बदलती है तो जनरेशन बदलती है। कोई समय में पार्टी का मंडल अध्यक्ष 60 वर्ष का होता था, आज 30 का है। पार्टी का जिला अध्यक्ष 70 साल का होता था, आज वो 35-40 साल का भी है। तो पार्टी के अंदर पीढ़ी बदल रही है, नेतृत्व नया आ रहा है और इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसके बारे में काफी चर्चा हुई है। भारतीय जनसंघ में तो नानाजी देशमुख ऐसे नेता हुए जो 65 साल की उम्र में स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए थे और उन्होंने नई पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ दिया था। तो कोई डिबेट का मुद्दा नहीं है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर नई लीडरशिप कैसे आए, नए लोग पार्टी में कैसे जुड़े, नए नेतृत्व को अवसर कैसे मिले, ये फोकस करने वाली बात है। मैं कमिटेड हूँ कि आने वाले समय में पार्टी में अपेक्षाकृत नया नेतृत्व आए। दूसरे प्रदेशों में भी ये प्रयोग हुए, राजस्थान में भी हम करेंगे। तो इस हिसाब से तो वसुंधरा राजे, अर्जुन मेघवाल ऐसे कई बड़े-बड़े लीडर जो है वो बाहर हो जाएँगे, उनको टिकट भी नहीं मिलेगा। नहीं, मैं ये निर्देश नहीं दे रहा, ये मेरी ओपिनियन है व्यक्तिगत, लेकिन पार्टी को तय करना है। पर प्रदेशों की जो राजनीति जो अभी तक मैं समझ पाया, उसमें नया नेतृत्व आ रहा है। अलग-अलग प्रदेशों में भी पार्टी ने ये प्रयोग भी किए हैं, सफल भी हुए हैं और जो लोग अनुभवी हैं, उनको क्षमता
उसके हिसाब से पार्टी ने और भी काम दिए हैं, तो पार्टी में सब लोगों का सम्मान भी और उनके लिए काम भी है। अभी जो ट्विटर वार चल रहा है, संयम लोढ़ा ने भी आपके बारे में कई कमेंट्स किए कि आपने अशोक गहलोत के बारे में बहादुर शाह जफर से जोड़ दिया, कुछ और भी कई बातें हुई है। ये सब क्या कहानी? मैंने बहादुर शाह जफर इसलिए कहा कि बहादुर शाह जफर इस देश के अंतिम सम्राट थे। अशोक गहलोत भी कांग्रेस के लिए वही उसी किस्म के सम्राट साबित होंगे, क्योंकि उनके 3.5 साल के कालखंड में उतना ऐसा काम कर दिया कि कांग्रेस दोबारा यहाँ सत्ता में नहीं आ सकती। और इसलिए वो नाराज हों तो हों, लेकिन उनके कर्म ऐसे, उसमें मैं क्या करूंगा। पीएफआई को लगातार बैन करने की बातें आ रही है, राजस्थान में अभी तक नहीं हो रहा। आतंकवाद जो है, कई प्रकार के ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं, कई गिरफ्तारियां हो रही है। अभी भी कांग्रेस सरकार जो है उनको पूरा सपोर्ट दे रही है। तो भाजपा की इस में क्या मांगे, आपका क्या कहना है? मैं कह चुका हूं कि पीएफआई को बैन करने के लिए मुख्यमंत्री जो हर बात पर केंद्र से मांग करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, एक चिट्ठी उनको पीएफआई को बैन करने के लिए केंद्र को लिखनी चाहिए, क्योंकि पीएफआई की भूमिका के बारे में, टेरर फंडिंग के बारे में, 2 लाख खातों के बारे में, बहरीन से, कुवैत से, दुबई से जिस तरीके से पैसा ट्रांसफर होके और आतंकवादी गतिविधियों में लगता है, कन्हैयालाल की घटना, अमरावती की घटना से तो साबित ही हो गया। इसलिए राजस्थान में सिमी के प्रतिबंध के बाद पीएफआई ऐसा संगठन है जिसको अशोक गहलोत ने संरक्षण दिया हुआ है। कोटा का घटना, हिजाब के मामले में कोटा में पीएफआई के जुलूस को बैन नहीं करना, ये अपने आप में बड़ा उदाहरण है। 17 जिलों में 144 लगाना हिंदू नववर्ष की रैली पर और रामनवमी के जुलूस पे प्रतिबंध लगाना, तो ये अपने आप में भेद तो पैदा करता ही है। ये मैं कह नहीं रहा, ये प्रमाणिक है और ये उनके आचरण से दिखता है। इसलिए मुझे लगता है कि पीएफआई की भूमिका की गहराई से राजस्थान की सरकार को जांच भी करनी चाहिए, संरक्षण बंद करना चाहिए और उसके लिए केंद्र को चिट्ठी लिखनी चाहिए। ईस्टर्न कैनाल का जो मुद्दा है, उसके लिए बार बार पॉलिटिक्स हो रही है, कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। बार बार केंद्र पे आरोप आ रहे हैं कि इस पे मतलब उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। केंद्र सरकार जो है, जल शक्ति मंत्रालय इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखिए, 55 वर्षों तक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को शासन का अवसर मिला। महाराजा गंगा सिंह जी ने गंग कैनाल के जरिए पश्चिमी राजस्थान को, खासतौर पर बीकानेर संभाग को, वो जीवनदायिनी लाइफलाइन नहर परियोजना दी थी। उसके बाद में कालांतर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना आई। पर मेरा प्रश्न ये है कि 55 वर्षों में क्या कांग्रेस दूसरी नहर परियोजना को जन्म नहीं दे सकती थी? क्या उस समय पानी की दिक्कत नहीं थी? उनकी सरकारें सब प्रदेशों में थी, लेकिन आज तक पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से हमारे जल समझौते कामयाब क्यों नहीं हुए? उन्हीं की सरकारें रही थी। अशोक गहलोत जी की सरकार में जब इस पर प्रक्रिया शुरू हुई तो कमलनाथ ने ऐतराज जताया था, उन्हीं की सरकार थी। तो कुल मिलाकर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में, ईआरसीपी के बारे में अशोक गहलोत सियासी तौर पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रहे कि इसके बारे में केंद्र ने स्पष्ट कर दिया, केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र के मापदंडों को पूरा कर दें। भारत की सरकार इस ईआरसीपी को काम करने के लिए, राष्ट्रीय परियोजना बनाने के लिए या लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए संकल्पित है। आप बताइए, नियत का फर्क देखिए कि एक तरफ मोदी जी हैं जो जल जीवन मिशन के जरिए 2024 तक लोगों को जल देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये सियासत करते हैं। 27,000 करोड़ रुपया केंद्र ने जल जीवन मिशन के लिए यहाँ ट्रांसफर कर दिया और यहाँ प्रोजेक्शन ये है कि जो स्कीम 2024 में पूरा होनी चाहिए थी, वहां 60 लाख कनेक्शन होंगे, 84 लाख कनेक्शन होने चाहिए थे और मंत्री ये कहता है इसको 2026 तक बढ़ाइए। इसका मतलब सेंटर स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं उसके बारे में खुद सरकार की नीयत साफ नहीं है। इसलिए ईआरसीपी जैसे मुद्दों पर केवल गुमराह करने का, भ्रम पैदा करने का, क्योंकि जो डिपेंडेबिलिटी की बात थी वो स्पष्ट थी कि 75% पर उनको करना चाहिए था, वो 50% की जिद किए हुए हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में तकनीकी रूप से हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने स्पष्ट कर ही दिया है। तो इसलिए कोई सियासत की आवश्यकता नहीं है, उनको केंद्र के मापदंडों को पूरा करना चाहिए और निरपेक्ष और ईमानदारी से केंद्र के समक्ष वहां अपनी बात को रखनी। एक अंतिम बात लास्ट जो है, पाकिस्तानी विस्थापितों को नागरिकता देने की केंद्र ने कई बार घोषणाएं की है, सरलीकरण करेंगे, लेकिन आज भी पाकिस्तानी विस्थापित महरूम है नागरिकता से। 20-20 साल हो गए। बड़ी तादाद में पाकिस्तान लौट गए हैं, कई जो हिंदू विस्थापित लौट चुके हैं। पासपोर्ट जो है उनके पाकिस्तानी होते हैं, वो उनके रिन्यू नहीं होते हैं। तो केंद्र ने जो शर्तें लगाई है उसमें कई ऐसे मतलब पेच हैं, जिसकी वजह से नागरिकता नहीं मिल रही है। आप भी बीच में आए थे, 2 साल पहले यहाँ पे आए थे, आपने भी कई उनको आश्वासन दिए थे, लेकिन आज भी पाकिस्तानी विस्थापित जो है महरूम है। देखिए, भारत की सरकार की नीयत बिल्कुल साफ थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश में
जो हमारे हिंदू और सिख भाई थे, उनका अपने देश की धरती पर वापस लौटना हो और उनको यहाँ इज्जत की जिंदगी मिले, उसकी प्रक्रिया शुरू हुई। काफी लोग आए भी हैं, लेकिन कुछ पेचीदगियां हैं, ये मैं मानता हूं, और उसके बारे में हमारे संज्ञान में जो कुछ इस तरीके के मसले आते हैं उनको हम केंद्र के संज्ञान में लाते भी हैं और भविष्य में भी लाएंगे। ये थे सतीश पूनिया जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि एक ही चेहरा है नरेंद्र मोदी, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के लीडरशिप में राजस्थान में भाजपा का चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा पूरी तरह एक है और हम जो है कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये इनका कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।